हमने ये सब समझ लिया, हमको ये पता चल गया कि वेक्टर अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू होस्ट हमने वेक्टर चूज करा, फॉरेन डीएनए को कट करा, उसके साथ जोड़ा। अब हमें उसे होस्ट के अंदर डालना है, होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। होस्ट, क्या हम कोई भी आरडीएनए किसी भी होस्ट के अंदर डाल सकते हैं? नहीं, वो होस्ट उसके लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो थर्ड टूल है कॉम्पिटेंट होस्ट। फर्स्ट टूल था एंजाइम्स, सेकेंड टूल था वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, और थर्ड है कॉम्पिटेंट होस्ट। यानी होस्ट के अंदर हमें उस आरडीएनए को डालना है, यानी होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ आरडीएनए, ट्रांसफॉर्म तो दो तरह के थे, जहां सिर्फ वेक्टर गया था और दूसरे में आरडीएनए गया था। हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ उसे ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करते हैं? देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी होस्ट आप यूज कर रहे हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बायलेयर की बनी होती है। और इन फॉस्फोलिपिड में हेड को तो पानी से प्रेम है, हाइड्रोफिलिक है, पर टेल्स हाइड्रोफोबिक होती है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल। तो डीएनए हेड को तो क्रॉस कर सकता है, पर इसे क्रॉस नहीं कर पाता। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होगी तो डीएनए अंदर नहीं जा पाएगा, आरडीएनए अंदर नहीं जा पाएगा होस्ट के अंदर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो होस्ट है उसे डाइवेलेंट कैटायन के मीडियम में डालते हैं। ऐसा कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन जिसकी 2+ वैलेंसी हो, जैसे नॉर्मली कैल्शियम आयंस CaCl2 के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो वहीं पर हमने अपना आरडीएनए वाला सॉल्यूशन भी डाला, वहीं पर होस्ट को भी डाला और डाइवेलेंट कैटायंस के सॉल्यूशन में डाल दिया। इससे क्या होता है, उसकी जो सेल वॉल है, कवरिंग है होस्ट सेल की, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो वहां पर आकर, जैसे सपोज ये हो गया, तो यहां पर आकर हमारा आरडीएनए चिपक जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसे झटके देते हैं। कैसे? पहले बहुत गर्म 42 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, फिर एकदम ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस, जहां बर्फ बन जाती है वहां रखेंगे। 42 डिग्री, 0 डिग्री, 42 डिग्री, 0 डिग्री, इस होस्ट सेल को जिसके सरफेस पे चिपका हुआ है हमारा आरडीएनए, और उसके कारण से ये अंदर घुस जाता है, शॉक से, झटके से। आइए देखते हैं। सो डीएनए क्या है? 1 मार्क में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिलिक है, हेंस इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सारे क्वेश्चंस हैं। वाई पूछा है? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख लेना, जो फॉस्फोलिपिड की टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होती है। डीएनए कैन नॉट क्रॉस द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द वेक्टर, बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड फर्स्ट कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कैसे करते हैं? डाइवेलेंट कैटायन के स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन सच एज कैल्शियम के अंदर उन्हें डालते हैं। इससे एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट्स सेल वॉल, सेल वॉल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिससे कि डीएनए अंदर तक घुस जाता है। इसके बाद देन दे आर फोर्स्ड on ice and then followed by placing them at 42 degree Celsius. This is not 420, this is 42 degree Celsius. यानी हीट शॉक दे रहे हैं, हीट आइस हीट का शॉक दे रहे हैं, झटका दे रहे हैं। सो एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। सो आइस 42 डिग्री, आइस 42 डिग्री देते हैं, इससे बैक्टीरिया के अंदर हमारा आरडीएनए पहुंच जाता है। इतना समझ आया ना? इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, दिस इज नॉट द ओनली वे। स्टूडेंट्स, इस पर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी मेक कॉम्पिटेंट होस्ट या ट्रांसफॉर्म होस्ट विद आरडीएनए? फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, हीट शॉक ट्रीटमेंट। सेकेंड मेथड, एनिमल सेल्स में क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस आते हैं, बड़ी पतली पतली सिरिंज आती हैं, उसमें सीधे आरडीएनए को लोड करते हैं, सेल को स्टेबल करते हैं और उसके न्यूक्लियस के अंदर तक हम घुसा सकते हैं। पर ये प्लांट सेल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी नहीं कर सकते, सेल वॉल है। एनिमल सेल अगर होस्ट है तो आप माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी डायरेक्टली आरडीएनए को न्यूक्लियस तक पहुंचा सकते हैं। सो सेकेंड मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। आरडीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। दिस इज द सेकेंड मेथड। सो फर्स्ट मेथड आप लिखना हीट शॉक, सेकेंड मेथड आप लिखना माइक्रो इंजेक्शन। हो सकता है 1 मार्क में भी इस तरह के क्वेश्चन आए। प्लांट सेल्स के लिए क्या करते हैं? ये तो मेनली बैक्टीरिया के लिए कर रहे हैं, देखो ये बैक्टीरिया के लिए कर रहे हैं, ये एनिमल के लिए कर रहे हैं। अब प्लांट के लिए क्या करते हैं? छोटी छोटी बुलेट्स बनाते हैं, गोलियां, गोल्ड या टंगस्टन की, और उसके साथ आरडीएनए को लोड कर देते हैं और फायर करते हैं। फायर एक हाई वेलोसिटी पे करते हैं ताकि वो सीधे प्लांट सेल की सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाए। ये एनिमल सेल में नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ सेल वॉल नहीं है, वहाँ बुलेट मारोगे तो वो सेल ही टूट जाएगा। तो ये सिर्फ प्लांट्स में करते हैं, इसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। थर्ड मेथड, जीन को गन पे लोड करके भेज रहे हो, दिस इज द थर्ड मेथड, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होगा, ओनली फॉर प्लांट्स। सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी,
छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। इज इट क्लियर? तो बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट, एनिमल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन एंड प्लांट्स के लिए जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। बायो मीन्स लिविंग, लिस्टिक हम गन्स के लिए, हथियारों के लिए यूज करते हैं। नाउ एक और मेथड है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, हम रेट्रोवायरस या टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, उन्हें डिसार्म्ड करने के बाद, उनके पैथोजन डिजीज कॉजिंग जीन्स को हटाने के बाद। सो नेक्स्ट मेथड इज बाय डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, राइट, जहां पर हम इन्फेक्ट करेंगे सेल को, ट्रांसफर करेंगे आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। सो दीज आर द 4 मेथड्स। तो इस पर भी स्टूडेंट्स 3 मार्क में भी क्वेश्चन आता है और इंडिविजुअली एक एक का 1-1 मार्क में भी आ सकता है। गोल्ड टंगस्टन की बनी होती हैं, हाई वेलोसिटी, ये सब 1-1 मार्क के भी क्वेश्चंस हैं। यानी अब हमने समझ लिए हैं सभी टूल्स को, आइए अब हम इसके प्रोसेसेस को समझते हैं। बहुत ईजी है। पहला प्रोसेस क्या होगा कि हमें अपना जो फॉरेन डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसे निकालना है। पर उसे कैसे निकालेंगे? पहले पूरा डीएनए निकालना पड़ेगा, जो लाइजिंग एंजाइम्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे। सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? पूरा डीएनए मिल गया, अब हम उसके टुकड़े करने हैं, यानी कि अब हमें कटिंग करनी है एट स्पेसिफिक लोकेशंस। किससे करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशंस करवाएंगे। अब हम कैसे करवाओगे? ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए, प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसके बाद हम एगरोस जेल के थ्रू उसकी एक्टिविटी भी चेक करेंगे। याद है मैंने बताया था अनडाइजेस्टेड लाइन है, अगर इसने डाइजेस्ट ही नहीं किया तो हमें बैंड्स ही नहीं मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एगरोस जेल, मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ, वो डीएनए के बैंड्स फ्रैगमेंट्स को सेपरेट तो करता ही है, साथ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोग्रेशन को भी चेक करवाता है। नाउ ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। और ये सेम प्रोसेस हम वेक्टर डीएनए के साथ भी रिपीट करेंगे, तभी तो हमें सेम कॉम्प्लीमेंट्री पीसेस मिलेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कहानी खत्म हो गई। अब आप कहोगे मैम इसके बाद तो थर्ड प्रोसेस है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, लाइगेशन कर दीजिए। आइए देखते हैं। सो इसके बाद होगा जॉइनिंग ऑफ डीएनए। तो हमने क्या किया? हमने सोर्स डीएनए, जिससे भी फॉरेन डीएनए लेना है, प्लस वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, और अब वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें सोर्स डीएनए से मिला है, और जो कट वेक्टर है, उसे हमने मिक्स किया और लाइगेज एंजाइम को ऐड कर दिया, और इससे हमारा आरडीएनए बन गया। इतना तो क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लिख लोगे खुद। पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स इस पर, प्रोसेसेस पर, या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे 3 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। 1 मार्क तो हम कवर कर ही रहे हैं। तो पहले आइसोलेट किया, फिर टुकड़े टुकड़े फ्रैगमेंटेशन किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दिस इज स्टेप नंबर 2। और फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपने डिजायर्ड फ्रैगमेंट को आइसोलेट किया, दिस इज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फिर हमने लाइगेशन किया, ये आइसोलेशन था, ये लाइगेशन है, दिस इज स्टेप नंबर 4, डीएनए लाइगेज को यूज करके। और फिर हम वही कॉम्पिटेंट होस्ट बनाएंगे, इस आरडीएनए को ट्रांसफर करेंगे इनटू द होस्ट डीएनए, होस्ट सेल। आप वही माइक्रो इंजेक्शन यूज कर सकते हो एनिमल्स के लिए, बायोलिस्टिक यूज कर सकते हो जीन गन प्लांट्स के लिए, हीट शॉक ट्रीटमेंट बैक्टीरिया के लिए, या टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल के लिए, या रेट्रोवायरस एनिमल के लिए, ऑफ कोर्स डिसआर्म करने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफरिंग द आरडीएनए इनटू द होस्ट, स्टेप नंबर 5। नाउ इसके बाद सिलेक्ट करना है हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट वाला जो होस्ट है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म, उसे अब हम कल्चर करेंगे इन मीडियम एट लार्ज स्केल। कैसे, वो हम समझेंगे। और उसमें से फिर हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसे आइसोलेट करके मार्केट में सेल तक पहुंचाएंगे। कैसे, वो अभी हम समझेंगे। इतना समझ में आया? अब चलो पहले इतना बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसे अभी छोड़ रही हूँ इस पॉइंट को, राइट। सो इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे तरीके हैं। हमने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया है टू टेक अप द डीएनए, और उसके बाद में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला है तो हमने उसे ई कोलाई के अंदर डाला है, और ये तो शायरी हो गई। और फिर हम चेक भी करेंगे, सिलेक्ट भी करेंगे, ये वही लाइंस लिखी हुई हैं, राइट।
तो ये वही सब लाइन लिखी हुई है कि अगर एम्पिसिलिन में डालोगे तो ट्रांसफॉर्मेंट वाला ग्रो करेगा, अनट्रांसफॉर्मेंट वाला जो है वो मर जाएगा। सो ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एक सिलेक्ट करवा रहा है हमें ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। तो ये वही घिसे पिटे पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब फॉरेन प्रोडक्ट हमें पता करना है, निकालना है अपना, कैसे करेंगे? देखो एक बात समझो, जब हम इंसर्ट करते हैं अपने एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर और ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियल होस्ट सेल या प्लांट होस्ट सेल या एनिमल होस्ट सेल के अंदर, तो हमारे फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनती है, यानी उसकी क्लोनिंग होती है। ये लाइन हम जानते हैं, हम समझते हैं। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि उस होस्ट सेल के अंदर जाकर हमारा फॉरेन डीएनए जब मल्टीपल कॉपीज बनाए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, यानी एमआरएनए और प्रोटीन बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए जो हमें चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। अब इसके लिए जरूरी है कि आरडीएनए जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, फॉरेन जीन एक्सप्रेस करे एप्रोप्रिएट कंडीशन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत डिटेल्स हैं जो हमारे लेवल पर हमें नहीं पता होना चाहिए, बट व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज दैट एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात समझो, मान लो ई कोलाई के अंदर इंसुलिन वाला जीन मैंने डाला और ई कोलाई में इंसुलिन बन रहा है, तो इंसुलिन नॉर्मली ह्यूमन के अंदर बनता है, अभी वो ई कोलाई के अंदर बन रहा है, तो क्या ई कोलाई उसका सच्चा होस्ट है? नहीं, वो अदर होस्ट है, हेटेरोलॉगस होस्ट कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, जो अपने अलावा किसी दूसरे होस्ट के अंदर बन रहा है। अगर इंसुलिन ह्यूमन के अंदर बनता तो मैं उसे नॉर्मल प्रोटीन कहती, पर इंसुलिन किसी दूसरे होस्ट के अंदर बन रहा है जो उसका नेचुरल नहीं है, यानी हेटेरोलॉगस होस्ट के अंदर बन रहा है, तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। सो जब हमने क्लोन करा यानी मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट की, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि उसका एक्सप्रेशन हो सके, ताकि हम लार्ज स्केल पे उसको प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? अगर कोई भी प्रोटीन को एनकोड करने वाला जीन हेटेरोलॉगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस होता है, यानी प्रोटीन बनाता है, तो उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, यानी जीन जो कोड करता है फॉर अ प्रोटीन, इज एक्सप्रेस्ड इन, एक्सप्रेस मतलब अगर वो प्रोटीन बना रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बना रहा है इन हेटेरोलॉगस होस्ट, जो उसका खुद का नेचुरल होस्ट नहीं है, तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। अब ना डायरेक्ट लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं, पहले स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी के अंदर पेट्री डिशेस में करके देखते हैं। अगर वहां वो एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, फिर हम लार्ज स्केल पे करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी करते हैं और फिर इससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन करके देखते हैं, प्यूरिफाई वगैरह करके देखते हैं। और अगर सब कुछ हो रहा है, अब हम लार्ज स्केल पर इसे करेंगे। नाउ लार्ज स्केल पे कैसे कर सकते हो? उसके लिए जो वेसल आता है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, उन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं, बायो फर्मेंटर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फर्मेंट करेंगे, कैसे अभी हम समझेंगे। ऑफ कोर्स उन्हें वहाँ पे जैसे ई कोलाई को अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो उसे खाना पीना, ऑक्सीजन, स्टेराइल कंडीशन, वो सब कुछ हमें देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके हैं, या तो एक बार ई कोलाई डाला जिसके अंदर आरडीएनए है, वेट करा, बैठे रहे अपन, आधे घंटे बाद जो भी प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाला, फिर नया फ्रेश ई कोलाई ऐड किया। दूसरा तरीका, एक तरफ से डालते जा रहे हो और प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो लगातार, तो कंटिन्यूअस कल्चर भी कर सकते हैं अपन, जहां पर यूज्ड मीडियम ड्रेन आउट करते जाते हैं एक तरफ से और फ्रेश मीडियम ऐड करते जाते हैं दूसरी तरफ से, या बैचेस में भी करते हैं। अब आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर सेल, जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहले वो धीरे धीरे ग्रो करता है जिसे लैग फेज कहते हैं, फिर वो बहुत तेजी से करता है जिसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे स्टेबल होता है और लास्ट में मैं लिख नहीं रही हूँ पर वो डिक्लाइन हो जाता है। आप क्या चाहोगे? ई कोलाई कौन से फेज में रहे, होस्ट कौन से फेज में रहे, कैसे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन दें, इस वाले या इस वाले के लायक? आप कहोगे मैम इसमें रखो उसे, ताकि बहुत तेजी से ग्रो करे, जल्दी जल्दी डिवाइड करे, ढेर सारे प्रोडक्ट्स मिले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज है, उसमें सेल्स को मेंटेन किया जाता है, जो होस्ट सेल है उसे मेंटेन किया जाता है। और ये जो कल्चरिंग है, इससे लार्ज बायोमास मिलेगा। लार्ज बायोमास मतलब ढेर सारा होस्ट सेल्स बन रहे हैं जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो हमारे डिजायर्ड प्रोटीन है उसकी हायर यील्ड्स मिलती है।
क्यों? क्योंकि आप उसे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन कर रहे हैं, विच इज फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है ये, राइट? ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, इन पे अकेले 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या पूरा 5 मार्क में एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है। फंडा क्लियर हुआ?